एक टिपिकल घर कराची में महीने के आखिरी दिन चल रहे एक फैमिली घर के एक कमरे में जमा है। टेबल के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। सबको पता है इसके अंदर बुरी खबर है। डरते डरते जो बाप है वो उस कागज़ को आहिस्ता से उठाता है, जैसे आहिस्ता उठाने से उसके अंदर जो खबर है वो शायद बुरी से अच्छी हो जाए। मगर जब वो उस कागज़ के टुकड़े की तरफ देखता है तो उसको ऐसा शौक लगता है जिसके लिए वो तैयार ही नहीं होता। ये उसका बिजली का बिल है जो उसके घर के किराए से ज़्यादा है। उसकी बीवी उसकी तरफ ऐसे देखती है कि अब वो कहेगा कि इसको मैनेज कर लेंगे, मगर वो कैसे कहे। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे सके, टीवी पे एक और खबर चलना शुरू हो जाती है। ब्रेकिंग न्यूज़, आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। जो बाप है उस घर का सरपरस्त, वो फ्लिंच नहीं करता, सिंपली अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसलिए नहीं कि वो हैरान हो गया है, इसलिए कि उसके पास वो इमोशनल स्पेस ही ख़त्म हो गई है कि किसी किस्म का रिएक्शन दे। एक ही ख्याल उसके जहन के अंदर चल रहा होता है कि मैं इतना काम करता हूँ, ज़िंदगी फिर भी महंगी क्यों होती जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ चलते हैं। छोटा सा मॉडेस्ट ऑफिस, 15 एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर। जो ओनर है, जो मालिक है उस ऑफिस का, उसने पहले ही एयर कंडीशनर का इस्तेमाल, स्टेशनरी, स्नैक्स, एवरीथिंग बट सैलरीज कट कर दी हैं एम्प्लॉयज़ की। प्रॉब्लम यह है कि जब भी बिजली जाती है उसका जो जनरेटर का बिल है वो उसके तमाम प्रॉफिट्स को नोच रहा है। वो पीछे अपनी कुर्सी में थका हुआ बैठता है और अपने अकाउंटेंट से ही कहता है कि जनरेटर को बंद कर दो, बिजली अगर चली गई तो हम काम बंद कर देंगे उस वक्त के लिए। उसके दफ्तर के नीचे लंबी लाइनें लगी हुई हैं सीएनजीज के लिए। रिक्शा ड्राइवर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, गुस्से में नहीं, फ्रस्ट्रेशन के अंदर। उनको ये पता है कि कोई चीज़ टूटी हुई है, मगर उनको इस बात की समझ नहीं है कि टूटा क्या हुआ है। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। ये मेरी सोच की चौक पॉइंट सीरीज़ का पहला हिस्सा है। 6 कहानियाँ, 6 बुनियादी निज़ाम। समझने के लिए ज़रूरी है कि इन्हीं चौक पॉइंट्स पे मुल्कों की तकदीर के फैसले किए जाते हैं। आज की कहानी करप्शन की कहानी नहीं है। आज की कहानी सियासत, पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है पावर की। वो पावर जो आपके घर के बिजली के बिल को लिखती है, वो पावर जो आपके रोज़गार को दबाती है, आपके रोज़गार और आपकी आमदनी को नोचती है। वो पावर जिसके पास आपके मुल्क की और आपकी तकदीर का कंट्रोल है। एनर्जी, ये लफ्ज़ आप अक्सर सुनते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कहते। एनर्जी पेट्रोल को भी नहीं कहते। एनर्जी वो गैस नहीं है जिससे आपके चूल्हे जलते हैं। एनर्जी इज़ कंट्रोल। और आज हम मेरी सोच में उस सिस्टम को डिकोड करने लगे हैं जो आपको कंट्रोल करता है। ये जो आम लोग हैं, हम जैसे आम आवाम, हमें सिंपल एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं। करप्शन है, इनकॉम्पिटेंस है, मिसमैनेजमेंट है जी, बिल्कुल है। दे आर वेरी वेरी रियल। मगर ये पूरी कहानी नहीं है। क्योंकि अगर ये पूरी कहानी होती तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि टेक्सास, जो अमेरिका का शायद सबसे पैसे वाला स्टेट है, वो फ्रीज क्यों कर जाता है जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, टेम्परेचर गिर जाते हैं। यूरोप पैनिक क्यों कर जाता है जब 15% गैस ड्रॉप हो जाती है वहाँ पे। जापान में इलेक्ट्रिसिटी को क्यों रैशन किया जाता है। और क्यों चाइना जैसे मुल्क में, जो इतना पैसे वाला ताकतवर मुल्क है, वहाँ पे फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाने की ज़रूरत थी। ये तो कोई करप्ट नेशंस नहीं है, इनके यहाँ इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट्स भी नहीं है। मगर वहाँ पे फिर क्यों इस किस्म की सफरिंग है। मसला क्या है फिर? मसला एक्चुअली सिस्टम का है, मसला मुल्क का नहीं है। ये जो तकलीफ़ है जिसको आप अपना बिजली का बिल कहते हैं, ये जो तकलीफ़ है जिसको आप अपनी गाड़ी के पेट्रोल का टैंक कहते हैं या अपनी मोटर बाइक के पेट्रोल का टैंक कहते हैं, ये जो तकलीफ़ है जिसको आप अपने गैस का खाली सिलेंडर यानी एलएनजी का सिलेंडर कहते हैं, ये जो तकलीफ़ है जिसको आप अपना फैक्ट्री शटडाउन कहते हैं, या आपके शहर में नहीं स्टार्ट होती, या आपके मुल्क के अंदर भी स्टार्ट नहीं होती। ये स्टार्ट किया गया ग्लोबल स्ट्रक्चर से विच इज़ डिज़ाइंड विदाउट यू इन माइंड। इस स्ट्रक्चर का जो सेंटर है उसके अंदर एक इनविजिबल ट्रायंगल है। उसके अंदर प्रोड्यूसर्स लाइक सऊदी अरेबिया, रशिया, अमेरिका एंड द गल्फ हैं। उसके अंदर ट्रांसपोर्टर्स हैं लाइक टैंकर्स, पाइपलाइंस एंड शिपिंग रूट्स। और उसके अंदर प्राइस मार्केट्स हैं जैसे डॉलर की मार्केट, ट्रेडर्स और एजेंसीज जो डिसाइड ये करती हैं कि जब आप अपने घर में पंखा चलाएं तो आप बिल कितना देंगे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया, हम इस ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ इस ट्रायंगल के कस्टमर्स हैं। और इस ग्लोबल एनर्जी मार्केट के अंदर कस्टमर जो होते हैं वो नेगोशिएट नहीं करते, कस्टमर सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं। आए इस कहानी का, इस पूरी स्टोरी का जो मरकज़ी किरदार है, जो प्रोटैगनिस्ट है,
उसकी बात जरा करते हैं। उस मरकजी किरदार को हम कहते हैं द एनर्जी इनसाइडर। ये आदमी आपको सूट पहने हुए बड़ी बड़ी शीशे की इमारतों में मिलेगा, चाहे वो इमारत कराची के अंदर हो, लाहौर के अंदर हो, मुंबई के अंदर हो, कायरो के अंदर हो, मनीला फिलीपींस के अंदर हो, या लेगोस नाइजीरिया के अंदर हो। ये जो शख्स है एनर्जी इनसाइडर, ये कोई विलन नहीं है, ये वैसे कोई हीरो भी नहीं है। ये शख्स उस सिस्टम का सिग्नल है जो कई साल से फेल हो रहा था। 1990-2010 की जो दिहाइयाँ थी, उसके अंदर जो हुकूमतें थी साउथ एशिया की पर्टिकुलरली, उनके पास कोई रिलायबल मैकेनिज्म नहीं था फ्यूल का, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई रिजर्व्स नहीं थे, मुल्कों के अंदर साउथ एशिया के अंदर स्टेबिलिटी भी नहीं थी। तो ये जो एनर्जी इनसाइडर है, ही स्टेप्ड इन, उसने बिलियंस रिस्क किए ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे करेंसी ओवरनाइट कोलैप्स कर सकती थी, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो एक ही रात में ख़त्म किए जा सकते थे क्योंकि हुकूमतें चेंज हो जाती थी, और जहाँ पे जो पॉलिसीज थी वो हर महीने एक नया फ्लिप कर लेती थी। इस एनर्जी इनसाइडर ने अपने बिलियंस के एवज गारंटीज डिमांड की, हुकूमतों ने एग्री कर लिया, हुकूमतों के पास चॉइस कोई नहीं थी। इस वजह से नहीं कि ये एनर्जी इनसाइडर ग्रीडी था, मगर इस वजह से कि हुकूमतें डेस्परेट थी, और ये जो डेस्परेशन थी उस ज़माने की, उस दौर की, उसने क्रिएट की कैपेसिटी पेमेंट्स, जिसके बारे में हम रोज़ सुनते हैं। उसने क्रिएट की सर्कुलर डेट, जिसके बारे में हम रोज़ सुनते हैं। और उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके बाद साउथ एशिया के अंदर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी, जो स्टेट था, इट बिकेम डिपेंडेंट ऑन अ हैंडफुल ऑफ प्रोड्यूसर्स। इन प्रोड्यूसर्स को आज आप IPPs कहते हैं। अवाम से सिर्फ ये कहा गया कि ये जो आज की मुसीबत है, जो आपका बिजली का बिल है, ये सब इन प्राइवेट IPPs की वजह से। मगर ये जो IPPs हैं सिस्टम को वैसे डिज़ाइन नहीं कर रही थी, सिंपली हो ये रहा था कि ये जो एनर्जी इनसाइडर है ये इस सिस्टम को अडेप्ट कर रहा था। इस कहानी के दूसरे मरकजी किरदार, द सेकंड प्रोटैगनिस्ट की तरफ भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जुर्म हुआ है इसके अंदर हम सब शामिल हैं। शिफ्ट करते हैं जी एक आम घर की तरफ, और डेकेड्स तक जो लोग 1970-1980 की दिहाई में रहते थे साउथ एशिया के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, तो हम ये समझते थे कि अनलिमिटेड गैस है हमारे पास। सिलेंडर क्यों लें भाई, सस्ती गैस मिलती है। सारा दिन चूल्हे जलते थे, सुबह जलाते थे, रात को बंद करते थे। सख्त गर्मियों के अंदर भी घरों के गीज़र बंद नहीं हुआ करते थे। उसको हम वेस्ट वैसे नहीं समझते थे, हम कोई ऐसी इल्यूजन के अंदर रहते थे जो हमारा ख्याल था कि हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे जैसे मुल्कों की पॉपुलेशन बढ़ती गई, 1990 की दिहाई, 2010 की दिहाई, तो जो गैस थी, जो डोमेस्टिक गैस फील्ड्स थे, उनके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो गया, हुकूमतें पैनिक होना शुरू हो गई। और जब वादे फिज़िक्स के साथ मुलाकात करते हैं तो हमेशा फिज़िक्स जीतती है। फिर एक नया दौर, अ न्यू एरा स्टार्टेड, इम्पोर्टेड एनर्जी। अब हर चीज़ इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी बिजली, जो घर में आप खाना पकाते हैं, उसके अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है इम्पोर्टेड फ्यूल। आपके घर के अंदर जो हीटर चलता है, जो गीज़र चलता है, इम्पोर्टेड फ्यूल। आपका जो पेट्रोल आपकी गाड़ी या बाइक में भरा जाता है, इम्पोर्टेड। आपका जो CNG है, इम्पोर्टेड। और उसके बाद जो आपकी इंडस्ट्री है, इम्पोर्टेड फ्यूल से चलती है। मगर ये जो इम्पोर्टेड फ्यूल है, ये एक खौफनाक, ख़तरनाक, ब्रूटल रूल के साथ आता है। डॉलर के अंदर पैसे देने, और आपकी जो कमाई है, आपके मुल्क के अंदर जो पैसा जनरेट होता है, वो उस करेंसी के अंदर होता है जो इंतहाई ज़्यादा वीक है। जब आपकी करेंसी 10% गिरती है तो आपकी एनर्जी का बिल 20 से 30%, 20 to 30% बढ़ जाता है। जब ऑयल की ग्लोबल प्राइसेस $60 to $90 क्लाइम करती हैं तो आपकी तमाम अशिया महंगी हो जाती हैं, द प्राइसेस एक्सप्लोड। जब LNG दुनिया के अंदर स्पाइक करती है तो पूरे साउथ एशिया की इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है। जब दुनिया के अमीर मुल्क एनर्जी के लिए बिडिंग करते हैं तो आपका और हमारा गरीब मुल्क फारिग हो जाता है। इस सारी कहानी से ना थोड़ा सा जूम आउट करें, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, ये हमारे गिर्द नहीं घूमती। यूरोप LNG की कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। जापान जो है वो 20-20 साल की फॉरवर्ड LNG डील्स को साइन करता है। चाइना ऐसे भी हुआ है कि वो प्री बुक कर लेता है एनर्जी को कई सालों के लिए। साउथ अफ्रीका दूसरी तरफ ब्लैकआउट्स के अंदर चला जाता है। कैलिफोर्निया के अंदर जो ग्रिड है, पावर ग्रिड,
वो मेल्ट कर जाता है जब इंतहाई ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो क्राइसिस है पावर का, ये ग्लोबल है, मगर इस ग्लोबल क्राइसिस के अंदर जो इंतहाई ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि एक सीढ़ी है जिसके ऊपर कुछ नेशंस हैं और जिसके बॉटम के अंदर कुछ नेशंस हैं। जो वीकर, कमज़ोर, गरीब मुल्क हैं, वो इस सीढ़ी के सबसे नीचे खड़े हुए हैं। आपको एक पैरेलल एग्जाम्पल देते हैं इस कहानी को सुनने के बाद। वो आपके जहन में, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पिक्चर को बिल्कुल तब्दील कर देगा। क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर हम स्ट्रगल कर रहे थे इल्यूजन्स के साथ, शॉर्टेजेस के साथ, इन गलत कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, वीक करेंसी के साथ, तो इंडिया फॉलोड अ डिफरेंट पाथ। जब यूक्रेन की जंग छिड़ी रशिया और यूक्रेन के दरमियान, तो इंडिया ने एक ऐसा फैसला किया जिसने वेस्टर्न दुनिया को शॉक कर दिया। उन्होंने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल लेना शुरू कर दिया, ओपनली लेना शुरू कर दिया, अग्रेसिवली लेना शुरू कर दिया, डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस वजह से नहीं कि शायद इंडियन गवर्नमेंट कन्फ्रंटेशन चाहती थी वेस्ट के साथ, इस वजह से कि एक बेसिक रूल इंडियन गवर्नमेंट को समझ आ गया था, एनर्जी, लोगों की ज़रूरत सबसे पहले। जो क्लाइमेट के मसले हैं, जो सैंक्शंस के मसले हैं, वो बाद में, पॉलिटिक्स को देख लेंगे। ये जो सस्ता तेल इंडिया रशिया से ख़रीद रहा था और आज भी ख़रीद रहा है, उसने इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखा, उसने ये जो ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस थी इनको ज़िंदा रखा। उसके अलावा इस फैसले ने प्रोटेक्ट किया इंडिया की मिडिल क्लास को फ्रॉम द शॉक दैट क्रश्ड अदर नेशंस। मगर ये सिर्फ आधी कहानी है इंडिया की। जो अगला स्टोरी का हिस्सा है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जलता है उन फैक्ट्रियों के अंदर जो इंडियन झारखंड में लगी हुई हैं, जो उड़ीसा के अंदर लगी हुई हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर लगी है, और उनके अंदर जलता है कोयला। ये जो कोयला होता है ये क्लीन एनर्जी नहीं है, ये क्लाइमेट फ्रेंडली भी नहीं है। ये जो कोयला है ये मॉडर्न एनर्जी भी नहीं है, मगर कोयला रिलायबल है। और इम्पॉर्टेंट बात यह कि कोयला इंडियन है क्योंकि इंडिया की अपनी कानों से निकलता है और कोयला वाफिर मिकदार में इंडिया में अवेलेबल है। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर 1.4 बिलियन लोग रहते हों, 1.4 अरब लोग। रिलायबिलिटी मैटर्स मोर देन रेपुटेशन। इंडिया के अंदर मैसिव सोलर फार्म्स भी लगाए जा रहे हैं, सम ऑफ द बिगेस्ट ऑन अर्थ, बट इवन दोज रिलाई ऑन इम्पोर्टेड चाइनीज पैनल, यानी पैनल चाइना में बनाए जा रहे हैं। तो इंडिया ने एक डुअल सिस्टम बनाया हुआ है। उन्होंने किया ये कि सोलर फॉर एक्सपेंशन और कोल फॉर स्टेबिलिटी। एक सबसे अंडररेटेड इंडिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यह है जिसके ऊपर बहुत कम लोग सोचते हैं, बात करते हैं। उनका जो नेशनल ग्रिड है वो इतना स्ट्रांग है कि वो पावर को शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर इंडियन पंजाब के अंदर बिजली की शॉर्टेज होती है तो पावर को झारखंड से मूव किया जा सकता है। अगर यूपी के अंदर बिजली की शॉर्टेज होती है, कोई कोलैप्स होता है एनर्जी का, तो सप्लाई कैन बी रीराउटेड फ्रॉम उड़ीसा। ट्रांसमिशन सेव देम फ्रॉम कोलैप्स। हम तारीफ नहीं कर रहे, तनकीद भी नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ एक केस स्टडी बता रहे हैं ऑफ द इंडियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एवरी नेशन सर्वाइव्स एनर्जी शॉक्स डिफरेंटली, मगर हर चॉइस जो एक मुल्क के अंदर की जाती है एनर्जी के लिए, उस चॉइस की कीमत अदा करनी पड़ती है। हम जहाँ पे सस्ती गैस के ख्वाब देखते रहे, हम जहाँ पे कंप्लेन करते रहे, ब्लेम गेम के अंदर पड़े रहे, तो उन दिहाइयों के अंदर हमने मुश्किल फैसले नहीं किए, हमने स्ट्रेटिजिक फैसले नहीं किए। और ये जो फ़र्क है कि जिस वक्त स्ट्रेटिजिक फैसले नहीं हो सके उसकी कीमत हम आज अदा कर रहे हैं। अपने घरों की तरफ ज़रा वापस चलते हैं। 3-4 कंप्लेन हैं जो हम हर वक्त करते हैं। सबसे पहली कंप्लेन ये होती है कि जी गैस कहाँ गई, गैस क्यों नहीं आती। दूसरी कंप्लेन ये है कि बिजली का बिल क्यों नहीं कम होता। तीसरी कंप्लेन ये है कि चीज़ों की कीमतें क्यों नहीं कम होती। इन तीनों सवालात के पीछे जो सच्चाई है वो बड़ी ही सादी, बड़ी ही सिंपल है। दुनिया में गैस है ही नहीं जो आपको मिलती, और जितनी भी गैस दुनिया के अंदर है वो ऑलरेडी अमीर मुल्क ले चुके हैं। आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। आपका जो टेंडर था गैस ख़रीदने का, वो गैस की ख़रीदारी की रेस में पड़ा ही नहीं। उसके बाद सोलर का ज़माना आ गया। आजकल ये फैशनेबल भी हो गया और ज़रूरत भी बन गया लोगों की कि घरों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, छतों पे सोलर पैनल लगा दिए जाएं। हम लोगों का ये ख्याल है कि आज़ादी मिल गई जी, बिल से छुटकारा मिल गया। हर पैनल, हर इन्वर्टर, हर बैटरी जो आपके मुल्क के अंदर आती है, आपके घर में लगी हुई है, आपकी फैक्ट्री के अंदर लगी है, ये इम्पोर्टेड है। इंडिपेंडेंस क्रिएटेड अ न्यू डिपेंडेंस, और वो है डॉलर की डिपेंडेंस। क्योंकि आप ये पैनल, आप ये इन्वर्टर, आप ये बैटरी डॉलरों में ख़रीद रहे हैं मुल्क के बाहर से। जो एनर्जी इंसाइडर है जिसकी हमने पहले बात की थी, जो IPP चला रहा था, वो अब दोबारा मूव कर गया। पहले वो फर्नेस से LNG के अंदर मूव किया और अब वो सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहे हैं बड़ी बड़ी दफ्तरों के अंदर बैठ के
हज़ारों लाखों अरबों रुपए के सोलर पैनल अब इंपोर्ट हो रहे हैं. नेशन कोलैप्सेस द डे इट डिपेंड्स ऑन फॉरेन फ्यूल priced in foreign dollars, transported through foreign control routes. मुल्क तबाह तब हो जाते हैं जब वो डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं फॉरेन एनर्जी के ऊपर, जिसके पैसे वो डॉलरों में दे रहे होते हैं और जो उन रस्तों के ज़रिए आ सकती है जो मुल्क कंट्रोल नहीं करते. ब्लैकआउट जो है किसी भी मुल्क के अंदर, जिसको हम लोड शेडिंग कहते हैं, ये कोलैप्स नहीं होते. कोलैप्स उससे बहुत अरसा पहले शुरू हो गया होता है. उस दिन शुरू हो गया होता है जब लेवरेज एक मुल्क के पास ख़त्म हो गई होती है. सबसे पहले जो कंट्रोल होता है रस्तों का, रूट्स का, वो ख़त्म होता है. उसके बाद प्राइसिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद सप्लाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपकी करेंसी फारिग हो जाती है, उसके बाद आपकी पॉलिसी केओटिक हो जाती है, और आखिर में आप कंट्रोल लूज़ कर देते हैं अपने लोगों का, अपने अवाम का. मुल्कों के अंदर लोड शेडिंग का मतलब ये नहीं है कि मुल्क फेल हो गए. मुल्क फेल तब होते हैं जब व्हेन दे लूज द पावर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ देयर ओन सर्वाइवल. एनर्जी इज कंट्रोल, एनर्जी कंट्रोल है. जहाँ पे फ्यूल रुक जाता है वहाँ पे मुल्क टूटना शुरू हो जाते हैं, खामोशी से, चुपचाप, लम्हों में नहीं, सालों में, बल्कि दिहाइयों में. ये एनर्जी चोक पॉइंट की कहानी है. टेक इट और लीव इट.